जिठानी जी, आप ये सब छोड़िए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। दोपहर का खाना मैं बना दूंगी। अरे सिया, रहने दो, मैं कर दूंगी। तुम लड्डू बनाने की तैयारियां कर दो ना। शाम के 7 बजते ही सासू माँ को मंदिर में भोग चढ़ाना होता है ना। जिठानी जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपका सर दर्द हो रहा है ना, मुझे पता है। मैंने आपको आपकी सहेली से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। जाइए और आराम कीजिए, ये सब मैं संभाल लूँगी। ओफो, अच्छा ठीक है, अब तुम तो मानने वाली हो नहीं। अच्छा, तो ये दोनों में ये चाशनी जैसी मीठी मीठी बातें हो रही है। वाह जी वाह। ये कहानी है देवरानी सिया और उसकी जिठानी परागी की। सिया और परागी दोनों भी ठाकुर परिवार की बहुएं होती हैं। दोनों जिठानी देवरानी में इतना प्यार होता है जैसे दोनों का जन्मों जन्म का नाता हो। इसी को देखकर उनकी सास मीनाक्षी को ये सब सहन नहीं होता और वो दिन रात अपने घर के झूले पर बैठकर अपनी बहुओं पर नजर रखती है। रात में जब सब खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं, तभी सिया का पति मोहन और परागी का पति इंदर भी मौजूद होते हैं। वाह, क्या गुलाब जामुन बनाए हैं। माँ, आपको याद है, पापा भी हमारे लिए ऐसे सेम टेस्ट के गुलाब जामुन लाया करते थे। सच में कभी कभी पापा की बहुत याद आती है। खैर, आप क्या कर सकते हैं इंदर बेटा, जिसे जाना है वो तो इस दुनिया से जाकर ही रहता है। तभी मोहन दिखता है कि बर्तन में के सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए हैं और सिर्फ एक गुलाब जामुन ही बचा है। अरे ये क्या, सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए, सिर्फ एक ही बचा है। सिया, परागी, अब तुम दोनों क्या खाओगी? अरे दोनों आधा आधा टुकड़ा खा लो ना। ऐसे कौन सी गणित की पहेली है जो इतना सोच रहे हो? नहीं नहीं सिया, मुझे वैसे भी इतना मन नहीं है। तुम ही खा लो ये पूरा एक गुलाब जामुन। नहीं नहीं जिठानी जी, आप खाइए ये पूरा एक गुलाब जामुन। नहीं सिया, मैं जानती हूँ तुम्हें मिठाइयाँ कितनी पसंद है। जैसे कान्हा जी को मक्खन पसंद है ना? वैसे ही तुम्हें भी गुलाब जामुन और रसगुल्ले बहुत पसंद है। मीनाक्षी को तो दोनों बहुओं की इस प्यार भरी जुगलबंदी को देखकर और भी गुस्सा आता है। लो, शुरू हो गया इनका भरत मिलाप। अरे जान दे दो एक दूसरे के लिए, वही रह गया है अब बस। ओके जिठानी जी, अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त ये है कि आपको मेरे हाथ से एक टुकड़ा खाना होगा पहले। ओफो। ठीक है, तुम नहीं मानोगी, खिला दो बस। सिया अपने हाथ से परागी को गुलाब जामुन का एक टुकड़ा खिलाती है और फिर खुद खाती है। दोनों बहुओं के बीच का रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा होते जाता है। जब परागी बीमार पड़ती है तब सिया रात भर उसके पास रुककर उसकी सेवा करती है। मीनाक्षी ये सब देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है और गुस्से से अपने आप को कहती है, नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अरे दिन रात सुबह शाम, दिन के आठों पैर ये दोनों बहुएं चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपकी रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हो जाएंगी और मिलकर अपनी एक सेना बना लेगी और मेरी रत्ती भर नहीं चलेगी इनके सामने। और इस घर में भी मेरे दोनों बेटे भी अपनी बीवियों के पालतू कुत्ते ही हैं, जो वो कहेगी उसी का पालन करेंगे। वहां से तो मेरी दाल गलने वाली नहीं। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों नास पिटियां अलग हो जाए और इन दोनों में झगड़े हो। इससे पहले कि ये दोनों बहनें बने, मुझे इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाना ही होगा, हर हाल में। दोनों बहुओं के बीच फूट डालने के लिए मीनाक्षी अपने पुश्तैनी हार को निकालकर बहुओं के पास ले जाती है। समझ ही नहीं आ रहा किसे दूं। काश मैं इस पुश्तैनी हार के 2 टुकड़े कर सकती, ताकि मेरी दोनों प्यारी बहुओं को बराबर का हिस्सा मिल पाता।
लेकिन बदकिस्मती से ये हार मुझे तुम दोनों में से किसी एक को ही देना होगा। अब तुम दोनों ही आपसी सहमति से बताओ कि ये मैं किसके गले में पहनाऊं। सासू माँ, आप ये पुश्तैनी हार जेठानी जी को ही दे दो। वैसे भी इस हार की असली हकदार तो यही हैं। इन्होंने बड़ी बहू होने के नाते इस घर के लिए, ठाकुर परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो बस अभी कुछ साल पहले ही आई हूँ घर में। नहीं सिया, ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो। क्या बड़ा और क्या छोटा, सभी समान है। सासू माँ, ये हार आप सिया को ही दे दो। जेठानी जी, आप मानती क्यों नहीं? आप पे बहुत जचेगा ये हार, कसम से। नहीं सिया। परागी और सिया के बीच मीठी बहस छिड़ जाती है और फिर अंत में दोनों ये फैसला करती है कि सासू माँ, हमने फैसला कर लिया है, ये पुश्तैनी हार आपको आपकी सास यानी हमारी बड़ी सास ने दिया है ना, तो ये हार आप ही पहनिए। हाँ सासू माँ, और आपके ऊपर तो ये हार और भी सुंदर लगेगा। एकदम माधुरी दीक्षित लगोगी आप। बाय गॉड। अरे लेकिन दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। अरे अरे, ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। मीनाक्षी ऐसे ही अपनी चालें चलती रहती और वो दोनों बहुओं को अकेले में एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती। अरे सिया बहू, तुझे पता है परागी बहू तेरी पीठ पीछे तुझे कितना बुरा भला बोलती है। तू मानेगी नहीं, वो तुझे बच्ची और जोकर कह के बुलाती है, क्योंकि तुझ में बहुत बचपना है ना। आज तो भरे बाजार में उसने 4 औरतों के बीच ये कह दिया। सभी औरतें हंस रही थी पेट दबा दबा के। ये जेठानी जी भी ना, उनकी आदत ही ऐसी है। वो मुझे भी सामने से चिढ़ाती रहती है। मैं हरकतें ही ऐसी बंदरिया वाली करती हूँ और औरतें हंसी तो क्या हुआ, इसी बहाने उन सबको मेरी वजह से हंसने का, खुश होने का मौका तो मिला। दुनिया में सबको हंसना ही चाहिए। नो उदासी, ओनली हंसी और खुशी। इसलिए यू ऑल्सो स्माइल सासू माँ। है, ऐसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सच में ये छोटी बहू सिया पागल खाने से ही आई है। मीनाक्षी की दाल कहीं से भी गल नहीं रही थी। वो परागी और सिया दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन उसे हमेशा हार ही मिलती है और हर बार देवरानी जिठानी का प्यार जीतता जाता है। अब मीनाक्षी अपना आखिरी पासा फेंकती है और घर में बंटवारा घोषित करती है। बंटवारा? लेकिन क्यों सासू माँ? हाँ सासू माँ, कोई अनबन भी नहीं हुई उसके बावजूद भी। अरे बहू, तुम्हारे दोनों पतिदेव यानी कि मेरे बेटे इंदर और मोहन दोनों भी जब महीने के आखिर में मेरे हाथ में पैसे थमाने आते हैं ना, तब इनकी जान निकल जाती है। दुकान तो दोनों की है, घर और छत भी दोनों की ही है, फिर भी कंजूसी करते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि दोनों जोड़ियों का बंटवारा हो, घर का और दुकान का, दोनों जगहों का बंटवारा हो। एक ज्यादा और एक कम दे, इस भेदभाव से अच्छा यही होगा ना फिर। नहीं माँ, आप ये नहीं कर सकती। दुकान और घर को बनाने में मैंने इंदर भाई से ज्यादा मेहनत की है। दुकान के पहले गैरेज में काम करके उन गरीबी के दिनों के बाद ये अमीरी वाले दिन आए हमारे भाग्य में। दुकान और घर का आधा हिस्सा तो क्या, पूरा पूरा हिस्सा मेरा ही है अगर देखा जाए तो फिर घर का और दुकान का ज्यादा हिस्सा इनको क्यों, और सिया और मुझे कम हिस्सा क्यों? मोहन, तमीज से पेश आ। तू कहना क्या चाहता है? तूने ही मेहनत की और मैं कुंभकर्ण की तरह सोता रहा। अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, बस कीजिए ना आप दोनों। ईंट पत्थर के मकान को लेकर आप दोनों रिश्तों में क्यों दरार आने दे रहे हो? हाँ मोहन, बस करो ना तुम तो अभी। नहीं, अब तो होने ही दो बंटवारा। हम अपना कमाएंगे और वो अपना। हमें किसी के लिए बोझ बनने की जरूरत नहीं। देख लिया मोहन तुझे भी,
आज के दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मीनाक्षी की इस चिंगारी से चारों तरफ आग फैल जाती है और सारे रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और बेचारी सिया और परागी, वो दोनों भी एक ही छत में अलग अलग रहने लगती हैं। अलग अलग काम, अलग अलग चूल्हा चौका। मीनाक्षी दोनों तरफ से मीठी तरह पेश आती। परागी बहू, जरा एक कप चाय दे दो। मैं अब बस 10 दिन यहाँ तुम्हारे साथ घर के इस हिस्से में रहूंगी और 10 दिन उनके साथ। अब क्या करूं, माँ हूं ना। अब माँ के लिए बच्चों की ममता तो कभी खत्म नहीं होगी ना। जी सासू माँ, ये लीजिए आपकी चाय। मीनाक्षी अब दोनों हिस्सों में रहने लगती, कभी इधर तो कभी उधर। एक दिन जब वो सिया के पास होती है तभी अकेले में कहती है, अब जी रही हूं मैं मेरी ड्रीम लाइफ। दोनों बहुएं एक दूसरे से जुदा हो गई। अब मैं इस डाली से उस डाली पंछी की तरह उड़ सकती हूँ और दोनों बहुओं पर मेरा दबाव भी बना रहेगा। वरना एक साथ रहकर वो दोनों सास बन जाती और मुझे उनकी बहू बनना पड़ता। सॉलिड आइडिया है ये बंटवारे का। काश बहुत वक्त पहले ही मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जल जाती। खैर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। सिया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वो बाजार में परागी से मिलकर उसे सब कुछ बताती है। तभी दोनों जोड़ियां ये तय करती है कि अब सास को सबक सिखाने के लिए वो उन्हें अपने पास रखेंगी ही नहीं। क्या तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ हाँ, जाइए ना, आप उस सिया के साथ ही रहिए सासू माँ। दूसरी तरफ, जाइए जाइए, आप उस परागी की बच्ची के पास ही रहिए, यहाँ नहीं सासू माँ। और इस तरह अंत में मीनाक्षी को अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ती है, जब उसे दोनों तरफ से भी कोई भी नहीं रखता अपने पास। ये मैंने क्या कर दिया रे? दोनों बहुओं को एक दूसरे की दुश्मन बनाना था और सच में वो बन भी गई। और मुझे अब उसी दुश्मनी की वजह से भुगतना पड़ेगा। मेरे बेटों को भी मैंने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। हे भगवान! राधा एक सीधी सादी लड़की है। उसकी सास विमला तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी जिठानी लता को राधा बिल्कुल पसंद नहीं। राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि राधा का पति मिहिर उसकी सौतन ले आया। ये कौन है जी? आप किसको घर पर ले आए? ये इस घर की नई बहू और मेरी पत्नी सोनाली है। क्या? आपने दूसरी शादी कर ली? ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरी पहली पत्नी के होते हुए तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कौन है ये चुड़ैल? निकाल इसे यहां से। माँ राधा, अब दोनों एक बात समझ लो। मैंने सोनाली से शादी अपनी मर्जी से की है, वो यहीं रहेगी। और राधा, तुम्हें यहां रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहां से। पर सोनाली अब यहीं रहेगी। राधा को मिहिर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी मिहिर सोनाली को उसी कमरे में लाता है और राधा से कहता है, राधा, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आज से सोनाली मेरे साथ इसी रूम में रहेगी। ये क्यों इस रूम में रहेगी? ये मेरा कमरा है, आप इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ। ओह डार्लिंग, इस गवार को तुमने सर पर चढ़ा रखा है। छोड़ो ना, हम दोनों गेस्ट रूम में ही चले जाते हैं। वैसे भी इस रूम का इंटीरियर डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया। ओके डार्लिंग, जैसा तुमको। मिहिर उसे लेकर चला जाता है और राधा कमरे में बैठकर बहुत रोती है। तभी वहां पर विमला और लता आ जाती हैं। विमला राधा को समझाती है, लेकिन लता अपनी देवरानी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है,
राधा, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी सौतन ले आया। मेरे पति तो बिल्कुल वैसे नहीं है। वो किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर देखते तक नहीं है। हाँ, मेरी ही कमी है कि मैंने उन्हें भगवान की तरह पूजा, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। लता बहू, ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? जाओ, राधा के लिए कुछ खाने को ले आओ। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सोनाली और मिहिर भी वहां आ गए। सोनाली कहती है, डार्लिंग, क्या यहाँ रोज इतना ही ऑयली ब्रेकफास्ट बनता है? मुझे इतना ऑयली खाने की आदत नहीं। सुबह कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए। आज तुम ये खा लो डार्लिंग, कल से तुम जो कहोगी इस घर में वही बनेगा। ओके डार्लिंग, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सोनाली मिहिर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर राधा को बहुत दुख होता है। उसके बाद मिहिर अपने ऑफिस चला जाता है। तब लता सोनाली से कहती है, सोनाली, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। पसंद तो मुझे भी कोई नहीं करता। सब उस राधा के आगे पीछे ही घूमते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। लता सोनाली से बहुत बातें करती है। जब मिहिर घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में घंटों बातें करती। लता और सोनाली की नजदीकियां देखकर विमला सोचती है, ये लता बहू हमेशा सोनाली से गुड़ पर चींटी की तरह क्यों चिपकी रहती है? राधा से तो कभी इसने ढंग से बात भी नहीं की। राधा भी तो इसकी देवरानी है और ये देवरानी से बोलती तक नहीं, लेकिन देवरानी की सौतन से चिपकी रहती है। विमला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां राधा आकर पूछती है, माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे राधा, मुझसे क्या पूछ रही है? अपने पति से पूछ। मिहिर जी। राधा कुछ बोल पाती इससे पहले ही मिहिर बोल पड़ता है, माँ, मैं और सोनाली आज शाम मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ मत बनाना। ये बोलकर मिहिर वहां से चला जाता है। राधा रोते हुए अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी आपने, आप ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे ना ना बेटा, रो मत तू। उस सोनाली का जादू इसके सर से उतरेगा ना तो ये फिर से तुम्हारे पास ही आएगा। शाम को मिहिर सोनाली को आवाज देता है, सोनाली, सोनाली जल्दी बाहर आओ। इतनी देर करोगी तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। ओहो डार्लिंग, तुम तो तैयार भी नहीं होने देती। देखो कैसी लग रही हूं मैं। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अब चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। मिहिर सोनाली के साथ चला जाता है। ये सब देखकर राधा बहुत रोती है। इसी तरह एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिहिर सोनाली से कहता है, सोनाली, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। ठीक है डार्लिंग। बेटा, राधा को भी शॉपिंग पर ले जा। उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, कहीं बाहर ही नहीं जाती। बाहर जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। क्या कह रही हो माँ? मैं राधा को लेकर बाहर जाऊंगा? कभी नहीं। सॉरी माँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको रुपया दे दूंगा, आप चली जाना उसे लेकर। बेटा, तू तो राधा को बिल्कुल भूल गया है, मगर ये याद रख, वो आज भी तेरी पत्नी है और इसी घर में रहती है। हाँ, तो वो क्यों रह रही है इस घर में? चली क्यों नहीं जाती? राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूं। तुम ठीक से सोच लो और अपना फैसला मुझे बता देना। बदले में जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मिहिर की बात सुनकर राधा के ऊपर मानो बिजली सी गिर गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राधा अब बहुत दुखी और चुप चुप रहने लगी। एक रात विमला किचन की तरफ पानी लेने जा रही थी, लेकिन किचन में से बातों की आवाज सुनकर वो बाहर ही रुक गई और सोचने लगी, अरे
ये इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? ये तो लता और सोनाली की आवाज लग रही है। ये दोनों इतनी रात को क्या बात कर रही है? ध्यान से सुनती हूं तब पता चलेगा। वो दोनों की बात ध्यान से सुनती है। सोनाली लता से कह रही थी, देख मेम साहब, तेरे देवर को मैंने तेरे कहने से पटाया था। मैंने तेरा काम कर दिया। अब तू मुझे बाकी के रुपए दे दे, नहीं तो तेरे घर वालों को तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे तू ज्यादा चालाक मत बन। मैं तुझे पहले भी कई सारे रुपए दे चुकी हूँ, अब और रुपए नहीं दे सकती। तू जैसी लड़की को इतना अच्छा घर दे दिया, इतना अच्छा पति दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? विमला दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो सोनाली की जन्म कुंडली निकालने में लग जाती है। तब उसे सोनाली की सच्चाई पता चलती है। एक दिन विमला सारे घर वालों को बुलाती है और कहती है, मेहर, तुमने सोनाली से शादी कर ली है, ये बात हमारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिसमें मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। सोनाली, तुम भी अपने रिश्तेदारों का नाम और पता बता दो, मैं खुद उन्हें निमंत्रण भेजूंगी। ये सुनकर सोनाली घबरा जाती है। तभी मिहिर कहता है, माँ, सोनाली का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, वो सब अमेरिका में रहता है। सोनाली खुद अमेरिका से आई है, इसलिए आप बस हमारे रिश्तेदारों को ही इनवाइट कर दीजिए। मेहर, तुम बहुत भोले हो, तभी तो इस 420 सोनाली ने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। यह कोई अमेरिका से नहीं आई, ये जेल से आई है, और इसके घर वाले भी एक नंबर के चोर हैं। ये और इसके घर वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर घर लूट कर ले जाते हैं, और इसको तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली है लता। लता, अब तुम बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने ही सोनाली को रुपए दिए थे कि वो मिहिर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और मेरी देवरानी की सौतन बनकर इस घर में आ जाए। लेकिन भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जलती थी तुमसे। घर के सभी लोग और माँ तुमसे प्यार करते थे। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मेरा घर बर्बाद किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सारी सच्चाई जानने के बाद मिहिर सोनाली को घर से निकाल देता है और राधा से माफी मांगता है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मिहिर, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। लेकिन राधा, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब तो भाभी ने किया है ना, मैं तो बेकसूर हूं। अगर सोनाली सच में अच्छी लड़की होती तो क्या तुम उसे छोड़ते? कभी नहीं। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल तुम्हें सोनाली से अच्छी लड़की मिलेगी तो तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे? राधा अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है। विमला और मिहिर उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। राधा जाते जाते अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, आप क्यों उदास खड़ी हो? आपने जो चाहा था वो तो पूरा हो गया ना। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब आप ही इस घर की बहू हैं। अब सब आपको ही प्यार करेंगे, बस। तभी लता का पति विकास आ जाता है और कहता है, नहीं राधा, ये इस लायक नहीं कि इसे कोई प्यार करे। लता, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी तो न जाने कल तुम हमारे ऊपर कौन से दुखों का पहाड़ तोड़ दोगी। लता विकास से बहुत माफी मांगती है, लेकिन वो उसे घर से निकाल देता है। लता को इस बात का पछतावा था कि उसने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। ना तो विकास अपनी पत्नी लता को माफ करता है और ना ही राधा अपने पति मिहिर को माफ करती है। कहानी दो ऐसी लालची बेटियों की है जिनका पेट कभी नहीं भरता। लीना की शादी हुई तो उसकी 2 ननद थी, 23 सास और 7 2 बेटियां। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, बाहर निकल काम कर। पर माँ जी, मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया है।
अब थोड़ा लेट लो। आपको तो पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा जी, पहली बार कोई माँ बन रहा है। दुनिया बच्चे पैदा कर रही है भाभी, लेकिन आपकी तरह नखरों में नहीं। चलिए एक गिलास पानी दीजिए, और वो भी ठंडा। और भाभी मेरे लिए तो लस्सी बना दो, बहुत गर्मी है। देख बहू, मैंने यह कुर्ता खरीदा था, काफी ढीला हो रहा है, इसे जरा सिलकर टाइट कर देना। ये कहानी लगभग रोज की थी। लीना सारा काम करती, लेकिन ननद और सास उसे जीने नहीं देती। फिर कुछ दिनों में लीना माँ बनती है। वो अस्पताल से बच्चा लेकर पति के साथ घर आती है कि भला ये अस्पताल वालों ने तुझे 3 दिन क्यों रख लिया? मैं तो सुबह बच्चा पैदा करके शाम को घर पर आ गई थी, रात का खाना भी बनाने लगी थी। हाय रे, 3 दिनों से घर का काम कर करके मेरे तो हाथ लाल हो गए। हाय रे भाभी, बच्चा रखो कमरे में और जरा काम पर लग जाओ। अरे अभी तो आई है, उसका शरीर तो ठीक हो जाने दो। ना बच्चे का वेलकम, ना ही कोई आरती। क्या बात है बेटा, बहुत बीवी का नाम जप रहा है, और कौन सा बेटा लेकर आई है? नहीं तो क्या, बेटा होता तो कुछ करते, एक बोझ ही तो है। जा जाके कमरे में पटक और काम पर लग। बहू अपनी बच्ची के बारे में भला बुरा सुनकर गुस्सा हो जाती है। देखिए माँ जी, जो बोलना था मुझे बोल लिया, लेकिन मेरी बच्ची की परवरिश यहाँ इस घर में तो नहीं हो सकती। सुनिए, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मैं चली मायके। बहू मायके चली जाती है। पति कुछ दिन तो बीवी के बिना रहता है, लेकिन फिर एक रोज, माँ पापा, मैं पास के गली में कमरा ले रहा हूँ, वहीं रहूंगा बीवी और बच्ची के साथ। मुझे उन लोगों की बहुत याद आती है। बेटा भी घर से चला जाता है और बीवी और बच्ची के साथ रहना शुरू कर देता है। उधर ससुर, मैंने सारा जीवन परिवार और खानदान में अपनी नाक ऊंची रखी। अरे किसी के घर में कोई विवाद होता था तो मुझे बुलाते थे निपटाने के लिए, और यहाँ मेरा ही बेटा बहू के पीछे घर छोड़ रहा है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज को? पापा भाभी है ही तेज, वो लड़की ना घर बसाने के लायक ही नहीं थी। चुप रहो, देखा था मैंने कैसे उसके पीछे लगे रहती थी। तुम लोगों ने उसे परेशान कर करके भगा दिया। वैसे भी कल बड़ी के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, घर की बहू को घर में नहीं देखेंगे तो क्या असर होगा। मैं जा रहा हूं लीना बहू को वापस घर लाने। ले आओ, ये दोनों तो घर का एक काम नहीं करती, काम कर करके मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। ससुर बहू के घर जाते हैं। साफ सुथरा चमकता घर, पास में पोती खेल रही होती है। बहू ससुर को देखकर खुश हो जाती है। पिताजी आप आइए ना, आइए। वो फटाफट अच्छा सा खाना पीना ससुर को देती है। कैसे आना हुआ पापा, सब ठीक है ना? बेटा तू तो जानता है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन घर पोते के बिना अधूरा सा लगता है। मैं जानता हूं बहू के लिए उस घर में रहना मुश्किल है, वो तीनों इसे जीना नहीं देंगी, लेकिन बहू। ये बोलकर ससुर बहू के सामने हाथ जोड़ लेता है। अरे पापा क्या हो गया, सब ठीक है ना? बेटा मैं उस घर में परमानेंट आने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कल के लिए आ जा। वो बड़ी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं बेटा। बहू मान जाती है और दूसरे दिन वो सुबह ही ससुराल आ जाती है। आ गई, लग जाओ काम पर। भाभी वो अपनी भारी वाली साड़ी और मेकअप का सारा सामान दे देना। हाँ, मैं मेकअप कर दूंगी। और बहू वो सारा खाना बना लेना, वो लोग खा पी कर ही जाएंगे। बहू लग जाती है खाने पीने में। शाम को जैसे ही उन लोगों का आने का वक्त होता है, बहू खुद को और बच्ची को प्यारा सा तैयार करके खड़ी हो जाती है और मुस्कुराकर सबका स्वागत करती है। तुमको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम सुबह से काम कर रही हो। आपके प्यार में तो मैं सब कर जाऊं। भाई भाभी को खुश देखकर छोटी वाली, क्या बात है, रोमांस खत्म हो गया है तो देख लो मेहमानों को।
भाभी फिर लग जाती है काम पर और वहीं शादी की सारी बात हो जाती है। सब चले जाते हैं और पूरा परिवार साथ बैठता है। तो बहू, तू ही समझदार है, बता क्या लगता है, कर दे शादी? कैसी बात कर रहे हो पापा? बिल्कुल कर दो। देखो कैसे उस लड़के ने मुझे देखते ही हाँ कर दी। कितना हैंडसम लड़का था और कितनी जमीन है उन लोगों की गांव में। नहीं तो क्या, बहू से क्या पूछना। नहीं बेटा, बहू की राय जरूरी है। बोलो बेटा। पापा जी, दीदी को रिश्ता पसंद है तो क्या हो सकता है। वैसे लड़का काम के नाम पर तो कुछ नहीं करता और जमीन भी गांव में है। जमीन बेचकर कितना खा लेगा। थोड़ा पैसों का घमंड भी दिख रहा था। दीदी की शादी किसी ऐसे लड़के से करे जो कमाता हो। ससुर को बहू की बात सही लगती है, लेकिन बीवी और दोनों बेटियों के प्रेशर में आकर वो शादी कर देते हैं। शादी के बाद बड़ी बेटी घर आती है। वाह माँ, क्या ससुराल है मेरा। और भाभी क्या कहती थी, कमाने वाली से करे शादी। माँ विदेश जा रही हूं मैं हनीमून में। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, खुश रह बेटा। तभी बेटी के फोन पर कोई फोन आता है। पापा, ये टिकट के पैसे इस एजेंट को देना है तो दे देना। ये बोल रहे थे कि इनकी एक डील फाइनल होनी है, वहां से पैसे आते ही पैसे दे देंगे। अरे लेकिन बेटा, ये तो 5 लाख रुपए हैं। हाँ पापा, वहां हम लोगों ने होटल और कार भी लिए ना, तो बेटी का हाल देखकर पिता को बहू की बात याद आ जाती है, लेकिन क्या कर सकता था। दिन बीत रहे थे। बड़ी बेटी का किसी न किसी बहाने पिता से पैसे लेने का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन दामाद, वो पिताजी क्या है ना, अमेरिका में मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। वहाँ तो कमाई ही कमाई है, लेकिन वहाँ बिजनेस बिठाने के लिए कम से कम 25 लाख का खर्चा है। बेटा बहुत ज्यादा है ये तो क्या मेरी खुशी से भी ज्यादा है पापा? इनकी एक जमीन बिकेगी ना तो सारा पैसा दे देंगे। क्यों जी? पिता मन में सोचते हैं कि पिछले तो कोई दिए नहीं। लेकिन मुझे अभी दूसरी बेटी की भी शादी करनी है, मैं नहीं दे पाऊंगा इतना पैसा। दामाद ससुर की बात सुनकर घर आ जाता है और घर पर, सुन, तेरे जैसी शॉर्ट हाइटेड अननोटिस लड़के से शादी की तेरे बाप के पैसे देखकर। ना तुझे कपड़े पहनने का सहूर है, ना ही बोलने का। 4 लोगों के सामने तुझे बीवी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। वहीं दूसरी तरफ लीना का ससुर किसी न किसी काम से लीना को घर बुलाकर सारा काम करवाया करता। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि बहू बेटा अलग रहते हैं। फिर एक रोज छोटी, पापा मैं ना नवीन से शादी करना चाहती हूँ, आप एक बार उन लोगों के घर जाकर मिल लीजिए ना। पर देख गुड़िया, बड़ी बहन बबले की तरह नहीं, सोच समझ कर शादी करना। हाँ पापा, वो लोग अच्छे हैं, आप एक बार मिलकर तो आओ। पिता बहू बेटे को बुलाता है और साथ में छोटी बेटे की होने वाले ससुराल जाता है। लेकिन रास्ते में ही, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो अच्छे लोग नहीं रहते। गुड़िया इतने अच्छी जगह रहने वाली है, वो ऐसे एरिया में नहीं रह पाएगी। तो ठीक कहती है बेटा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। एड्रेस पर जाकर पता चले कि पता ही गलत बताया हो। सभी लड़के वालों के घर पहुंचते हैं, जहां लड़की की माँ एक नंबर की तेज लग रही थी। सामने लड़का और उसकी बहन खड़ी थी। गलत नहीं जी, बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं आप। वो क्या है ना, ये हम लोगों का अपना मकान है। शादी के बाद इसे बेचकर थोड़े पैसे लगाकर अच्छी सोसाइटी में घर ले लेंगे। क्यों माँ? हाँ और नहीं तो क्या, पैसा क्या बड़ी बात है भाई साहब के लिए। अरे लड़की को अपनी लड़की ने खुद पसंद किया है। ससुर बहू की ओर देखता है। सभी कुछ देर बैठकर घर आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्या कमी है? जैसे भाभी ने दीदी की शादी में कान भरे थे, मेरे लिए भी कान भर दिए होंगे इन्होंने। पिता फिर एक बार बेटी की जिद को मानकर छोटी की भी शादी कर देता है।
अब दोनों बहनों की शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां उनसे ज्यादा उनके पिता की संपत्ति को पूछा जाता है। फिर एक रोज, बहू, अब तो दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब तो तुम दोनों पोते को लेकर इस घर में आ जाओ। बहू पिताजी से कुछ कहती कि आगे क्या होता है? क्या बहू दोनों ननदों की शादी के बाद घर आ जाती है, या फिर सास की ताने और ननदों का कहर अभी थमा नहीं है? जानने के लिए देखिए कल इस स्टोरी का अगला भाग। तब तक के लिए सोचते रहिए। तो कल आप लोगों ने देखा कि कैसे ननदों और सास से परेशान बहू को उसका ससुर घर वापस ले आता है। लेकिन अभी बहू कोई फैसला सुनाती कि सामने छोटी ननद अपने पति के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर आ जाती है। अरे पापा रहने दीजिए इन्हें, जहाँ है वैसे भी मैं और दीदी तो आते रहेंगी। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन घर की बहू, घर की लक्ष्मी तो यही है ना। अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं? आपने हम लोगों की कॉलोनी देखी है ना। अब गुड़िया का ना वहाँ मन नहीं लग रहा तो जिद करने लगी पापा के घर चलो, तो अब कुछ दिन तो हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ जमाई जी, क्यों नहीं, इतना बड़ा मकान है किस लिए फिर है? मकान बहू बेटे के लिए है, ना कि बेटी दामाद के लिए। देखो गुड़िया, तुम्हारी लव मैरिज थी और इन लोगों ने तो कहा था कि ये लोग घर बदल लेंगे। हाँ हाँ ससुर जी वो क्या है ना, हम 20 साल से रह रहे हैं वहाँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुड़िया बोल रही है कि नया मकान नहीं तो ससुराल नहीं रहेगी। ससुर जी अब यहीं रख लीजिए हमें। क्या? या भैया पैसे दे दे नया मकान लेने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो? इन लोगों ने कहा था कि वो मकान बेचकर नया मकान लेंगे। भाभी किराए का मकान है, अब किसी और की प्रॉपर्टी हम कैसे बेच सकते हैं? तो तुम लोगों ने झूठ बोला था? भैया कैसी बात कर रहे हो, ये मेरे पति हैं। तभी दूसरी बहन भी आ जाती है। पिताजी मुझे आपसे बात करनी है। अब आप ये बताइए कि आप मेरे पति को 25 लाख दे रहे हैं विदेश में बिजनेस जमाने के लिए, या फिर मैं बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ आ जाऊं रहने? हाय रे 25 लाख और? पापा दीदी को इतना पैसा देते रहोगे? अरे मुझे भी नया घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना, मुझे नहीं दे रहे। अरे मुझे तो देंगे ना, तेरी तरह लव मैरिज नहीं की थी मैंने। पर भाभी ने तो कहा था ना मत कर शादी। बस अब क्या था, शुरू हो जाती है दोनों बहनों की लड़ाई पिता के पैसों के लिए। तुम दोनों ये हाल करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू बेटा तू घर जा। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटियां माँ के पास जाती है। माँ देख तो, पापा भाभी को कितना भाव दे रहे थे और हमें बिल्कुल भी नहीं। माँ पापा के पैसों पर, उनकी प्रॉपर्टी पर क्या हमारा कोई हक नहीं है? माँ हम परेशान है, गलियों के छोटे से घर में रहने के लिए पैदा किया था क्या? और क्या, माना उससे लव मैरिज की है तो गलती हो गई, गलती किससे नहीं होती? माँ तुमने और पापा ने हम दोनों को कितने प्यार से बड़ा किया, लेकिन देख आज कौन कर रहा है? भाभी। और नहीं तो क्या, तुझसे अलग रह रही है। तुम नौकर के हाथ का खाना खाती हो और वो मजे से भाई के साथ अकेले ऐश करती है। हमें तो माँ सास ससुर को भी देखना है। और क्या, उन लोगों का खाना बनाना, खाना खिलाना, पैर दबाना। लेकिन भाभी अलग भी रह रही है और समाज में अच्छी भी बनी है। माँ के दोनों बहनें खूब कान भरती है। सही बोल रही हो, उस करम जली ने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया है। अभी बताती हूं मैं, तेरे पापा से बोलकर उसका घर के अंदर आना जाना बंद ना करा दिया तो मेरा नाम भी कलावती नहीं। दोनों बहनों की चाल कामयाब हो गई और माँ ने पिता को अपने और बेटियों के हक में कर दिया। देख कलावती, मैं यह नहीं कहता कि बहू मुझे तुम लोगों से ज्यादा प्यारी है, लेकिन समाज की चिंता है बस। पर मैं भी जान गया हूं कि क्या करना है।
बहू के सामने मैं तुम लोगों को डांटा करूंगा, लेकिन बेटियां जो कहेंगी वैसा ही करूंगा मैं। अरे इससे फायदा क्या होगा? अरे कम से कम बहू समाज के सामने हम लोगों से मिलजुल कर तो रहेगी, वरना ये मत भूलो तुमने और तुम्हारी बेटियों ने उसका जो हाल किया था। नाम है मेरा, लोग मुझे आइडल मानते हैं मोहल्ले में। जो मर्जी करो, लेकिन साफ बोल देती हूँ, अपनी नाक के चक्कर में मेरी बेटियों को दुख नहीं होना चाहिए। अरे मेरी भी तो बेटियां हैं ना वो। फिर अगले रोज बहू जरा घर आ जाना, वो क्या है ना, छोटे के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो उन लोगों के सामने तेरा होना जरूरी है। जी पिताजी, मैं आ जाऊंगी। बहू बेटा घर आते हैं, जहाँ वो खाने को कुछ मीठा और नमकीन बना ले मेहमानों के लिए। बहू किचन में लग जाती है। फिर मेहमान आते हैं और फिर कैसे आप लोग, अच्छा हुआ आप आ गए। फिर वो बेटी से कहता है, अब बेटा वो तिजोरी से 5 लाख ले आना और छोटी की सास को दे देना। वो क्या है ना, मकान बड़ा कंजस्टेड सा है तेरी बहन का, तो नया मकान ले लेंगे। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है, महलों में हमने बिटिया को बड़ा किया, कहाँ झोपड़ी में गुजारा करेगी। सही बात भाई साहब, बाहर गाड़ियां भी काफी बड़ी बड़ी खड़ी है, एक आध हमें भी दे देते। अब कुछ दिनों के लिए पिताजी का कहने का मतलब है कुछ दिनों के लिए, फिर तो मैं लौटा दूंगा। पापा को पता है मेरी तो शुरू से फेवरेट वो काली वाली मर्सिडीज रही है, पापा वही दे दो। वैसे भी ये कह रहे हैं ना, वापस ही तो करना है। बहू देख रही होती है कि पिताजी का तो रूप ही बदल गया। सभी गेस्ट के जाने के बाद ससुर बेटा बहू के सामने दिखावे के लिए, लुटा कर रख दो तुम लोग, लव मैरिज की थी उसने, अरे कहाँ से दूंगा मैं इतना पैसा। बहू सही कहती है कि लड़के की कमाई देखना चाहिए, लेकिन मेरी तो बिटिया ही। ये बोलता हुआ ससुर वहां से चला जाता है। जा, अब मेरा तो घर ही बर्बाद करके चली गई है तू। मैंने क्या बर्बाद किया? आप लोग बर्बाद कर रही हो पापा के पैसे और प्रॉपर्टी। अच्छा, बड़ी चिंता है तुम्हें मेरे पापा के पैसों की। जाकर अपना मायका देखो, मेरे पापा की चिंता ना करो। कम से कम छोटी अपने ससुराल खुशी खुशी चली गई, ये ठीक नहीं लग रहा ना। तुम लोगों की ना जबान ही खराब है। चलिए जी, वो तो पापा के कहने में मैं आ जाती हूँ, नहीं तो इन लोगों की शक्लें कौन देखे। खैर, अब बारी आती है बड़ी बेटी। उसका पति ससुर के पास जाता है और देखो पिताजी, मैं तो चला विदेश, ये रही आपकी बेटी। अब पैसे तो है नहीं कि वहां जाकर मैं काम सेट करूं, तो माँ को तो मैंने गांव भेज दिया है, और ये रही आपकी बेटी, रखो इसे इधर ही अपने पास। सभी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। रख लो बेटी। ये बोलकर वो बीवी को धीरे से चूटी काटता है। बड़ी बेटी पति का इशारा मिलते ही नहीं रह सकती मैं आपके बिना, नहीं रह सकती, नहीं छोड़ के जाइए मुझे, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। अरे ना ना मेरी बेटी, बिना पति के कैसे रहेगी? और जी मोहल्ला समाज क्या कहेगा कि बेटी को पति छोड़कर चला गया। अब ठीक है, मैं बेटे को फोन करता हूँ, वो आकर तुम्हें पैसा दे देगा। ससुर बेटे को फोन करता है। बेटे के साथ बहू भी आ जाती है। पापा जी, 25 लाख रुपए है, सोच लीजिए। सोच लीजिए क्या भाभी? नहीं तो क्या मैं सारी जिंदगी मायके में रहूं? अरे पर बेटा, इतना पैसा इंतजाम करने में वक्त तो लगेगा ना। देख लीजिए ससुर जी, परसों की फ्लाइट है मेरी, नहीं तो फिर जिंदगी भर रखिए इसे यहीं। अरे नहीं नहीं, मैं जानती हूँ मेरे पापा को, वो गुड़िया को 5 लाख दे सकते, तो मुझे क्यों नहीं। जमाई और बेटी चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये घर गिरवी रख दूं। अब सास को होश आता है। कैसी बात कर रहे हैं? घर गिरवी में रखेंगे तो जाएंगे कहाँ? ये तो नहीं पता, लेकिन तुम ही तो कहती हो ना कि बेटी का हक है। हाँ, पर घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे? माँ, आप लोगों को बेटियों की शादी के पहले सोचना चाहिए था,
शादी में भी मोटा पैसा लगा। और मुझे तो लगता है कि पापा आप दीदी को बुलाकर समझाओ। आप लोगों की मजबूरी वो समझेगी। 4-5 लाख तक तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे। अरे नहीं नहीं ठीक है, मैं घर बेच दूंगा। पर इस बार सास अड़ गई। पता नहीं उसे क्या हुआ। नहीं नहीं, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। किसी के लिए नहीं। बुला लीजिए बड़ी को, यहीं एक कमरे में उसे रख लूंगी, लेकिन घर नहीं बेचूंगी। बहू ठीक कहती थी। और क्या भरोसा कि इसके बाद वो लोग और पैसे ना मांगे। बहू तू ही देखना बेटा कैसे करना है। ठीक है माँ जी, मैं बात करती हूँ। बहू बड़ी ननद को फोन करती है और पति के साथ घर आने को कहती है। बड़ी ननद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि 25 लाख की लॉटरी लग गई। चलो चलो मेरे मायके, और हाँ, बोरा ले लेना या झोला। पैसे किस में भरोगी? पति और बेटी दोनों घर पहुंचते हैं, जहां भाभी, देखिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है। माँ जी घर बेचकर पैसे देने को राजी नहीं है। दीदी हम लोगों ने फैसला किया है कि आप आज से यहीं रहिए। 4-5 लाख तक की बात होती तो ठीक थी, लेकिन 25 लाख। क्या बोल रही है? सही बोल रही है वो। अगर 25 लाख नहीं तो तुम भी मेरे साथ नहीं रह सकती। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये तो प्लान था ना पापा से पैसे निकलवाने का। क्या प्लान? वाह, घर की बेटी होकर तुम मायके को ही लूट रही है। हाँ हाँ, ये तुम्हारी नहीं, इस भाभी की बोली है माँ। अब जो देखना है देख लो, मैं तो चला। ठीक है जाइए, लेकिन तलाक के बाद दीदी को हर महीने गुजारा भत्ते में 50,000 रुपए और प्रॉपर्टी की आधी जमीन देनी होगी। दामाद कुछ सोचता है और फिर अब अच्छा ठीक है, चलो फिर 5 लाख ही दे दो। नहीं, कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, निकलो यहां से। दोनों चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद, अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ। नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। मेरी पोती, बेटा और बहू यहीं रहेंगे मेरे साथ। मुझे माफ कर दे बहू।